ठीक है जी, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं बेटा, सभी पहुंच जाए। ठीक है, कल बेटा अपन सिंपल पेंडुलम का मोशन डिस्कस कर रहे थे कि आप एक सिंपल पेंडुलम को अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, हमने डिफरेंट 4 केसेस पढ़े थे, 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, दोनों में ही बिहेवियर अपोजिट था, पॉजिटिव के साथ बिहेवियर अलग था, नेगेटिव के साथ बिल्कुल उसका अपोजिट था। ठीक है, बट वो हमने कब देखा कि जब आपने फील्ड वर्टिकल अप्लाई की, वर्टिकल या तो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब एक केस अपना पेंडिंग है कि अगर मैं फील्ड को हॉरिजेंटली अप्लाई करता हूं, अगर हम हॉरिजेंटली अप्लाई करते हैं तो इसके साथ क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, थीटा क्या होगा। ठीक है, थीटा क्यों, क्योंकि देखो बेटा अब इसका मैं एफबीडी अगर बनाऊं, ये सिंपल पेंडुलम लिया, मासलेस थ्रेड, यहां पे आपने क्यू चार्ज बांध दिया जिसका मास था एम। ठीक है, अब इस पे हम फोर्सेस देखें बेटा, आप देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इसमें फोर्स लगेगा mg, या मैं वेट लिख दूं, वेट के इक्वल बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, और इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज बेटा, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो एक फोर्स लगा इसके ऊपर इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स लगा बेटा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक फोर्स इधर वेट इसका, इन दोनों की बोर्ड इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, बोर्ड प्रॉपरली विजिबल नहीं है बेटा। बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्या ऐसी, बाकी सभी को विजिबल है? हाँ बेटा, फिर आपके एंड पे कनेक्टिविटी का इश्यू है फिर कुछ। ठीक है ना, अगर बाकी लोगों को किसी के एक को भी अगर अच्छे से विजिबल है तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, फिर आपके एंड पे कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू है। ठीक है, आप रिफ्रेश वगैरह करके देखो। तो देखो बेटा इधर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे अटेन कर लेगा। ठीक है ना, ये यहां से डिस्प्लेस होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होगा और ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी पोजीशन पे ये पहुंच गया। ठीक है, और कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा, ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा। तो हमारा काम क्या क्या है बेटा, पहला तो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E, चार्ज है Q, मास है m और ये लेंथ है l, तो बताइए मैक्सिमम कितना थीटा अटेन करेगा, मैक्सिमम कितना थीटा ये अटेन करेगा, किस एंगल पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, किस एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेकेंड, टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। तो इन कुछ एक सवालों का हम जवाब देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी क्या होगा बेटा, एक इस पे फोर्स लग रहा होगा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इधर अपना वेट, क्योंकि ये फोर्सेस तो चेंज नहीं होने, ना तो आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही आपका मास चेंज हुआ, तो ये फोर्सेस तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक बात पता है, इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, हर डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो देखो आप रिजोल्व कर लो बेटा, ये टेंशन है आपकी, ये एंगल होगा कितना, 90 माइनस थीटा, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा भाई। ठीक है ना, अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो, और ये वाली है अपनी, इधर होगी टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन इस तरफ होगी, ये टाइम पीरियड नहीं है बेटा, अब क्या टेंशन है, ध्यान रहे। ठीक है, टेंशन को मैं रिजोल्व करूं तो एक कंपोनेंट बेटा अपवर्ड, t साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, और एक कंपोनेंट टेंशन का इधर बेटा t cos ऑफ 90 माइनस, t cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, रेजोल्यूशन समझ आया बेटा सभी को, ये थी टेंशन,
ये एंगल था तो मैं रिजोल्व कर दूं टेंशन को, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो अपना किस्सा खत्म हो गया भाई, इसका टेंशन का किस्सा खत्म, टेंशन को तो हमने रिजोल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे हम इक्विलिब्रियम में मान रहे हैं, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, 0, यानी कि t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स 0, यानी कि t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दे बेटा, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाय डब्ल्यू, और ये क्या बन जाएगा अपना टेंजेंट थीटा, और ये कितना आएगा एफ ई बाय डब्ल्यू। आपको बेटा थीटा मिल गया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा अपना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई, और वेट क्या हो गया m इंटू जी। आपको दोनों वैल्यूज पता होंगी, आपको ये पता है, आपको ये भी पता है, तो आप यहां से टेंजेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और टेंजेंट थीटा मिल गया तो हमें थीटा मिल गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम सोल्व, हमने भैया थीटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा किसी भी एक इक्वेशन में आप थीटा की वैल्यू रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में आप थीटा की वैल्यू रख दो, आपको टेंशन मिल जाएगी, और टेंशन का यहां से अपना फॉर्मूला आता है रूट ऑफ W प्लस एफ ई, रूट ऑफ W प्लस एफ ई, ठीक है जी। ये आएगी अपनी टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू, नहीं रूट ऑफ W प्लस एफ ई नहीं, एक मिनट सोल्व कर लेते हैं अपन, टेंशन के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लें एक बार इसको सोल्व प्रॉब्लम को आगे अपन फर्दर, ठीक है जी। चलो यहां से अगर अपन देखें बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये आ गया, ठीक है। किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, किसी भी एक को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे हम नेट फोर्स निकालें, इन दोनों का जो नेट आएगा एफ और डब्ल्यू का जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, रूट एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये अपना नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा, अपना नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा अपना टेंशन फोर्स, टेंशन विल बी इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, टेंशन आ जाएगा अपना एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका नया टेंशन फोर्स आ गया, ये आपका थीटा आ गया, ठीक है। और टाइम पीरियड का हम डेफिनेटली बता सकते हैं बेटा, देखो जी इफेक्टिव क्या होगा अपना, जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज होगा, जी इफेक्टिव अपना इंक्रीज होगा, और जी इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। समझ आया सभी को, तीन पैरामीटर्स का डिस्कशन किया बेटा, थीटा कैलकुलेट कर लिया हमने सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हमने टेंशन कैलकुलेट कर ली, ठीक है जी, टेंशन भी अपन ने निकाल ली बेटा, क्लियर है। और उसके बाद अपन ने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, नया टाइम पीरियड हम निकालें, ये टेंशन थी, ये टेंशन थी, नया टाइम पीरियड हो जाएगा अपना 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव क्या हो गया, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। और एक इसकी बहुत खास बात, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज भी ले लेता ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, अगर आप नेगेटिव भी ले लेते आपको सेम रिजल्ट्स मिलते, सारे सारे के सारे रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम मिलते, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ आ जाता, बट दोनों का नेट फिर भी क्या रहता, नेट फोर्स दोनों का फिर भी क्या रहता, सेम रहता नेट फोर्स अपना ये, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, चाहे आप नेगेटिव चार्ज ले लें चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लें, ठीक है। तो इसमें एक टीएनटी डाल लें, ये फॉर्मूला आप लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें, और ये फॉर्मूला, ठीक है।
नोट डाउन चाहे सारा ही कर लें, लेकिन ये 4 फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर याद ना भी है तो प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका, ठीक है, हमने एनएलएम यूज किया है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बॉडी का और उससे सोल्व कर दिया, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स हम पहले भी करते आए हैं, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये लिख लिया, उसके बाद एक टीएनटी डालें, इसी में एक टीएनटी डालें और लिखें ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स, मैं इन चारों पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं, ये और ये, ऑल द पैरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ चार्ज, आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चारों ही पैरामीटर्स चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करते, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए आप, चाहे नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी, क्लियर है बेटा, समझ आया सभी को, ये सभी को समझ आ गया बेटा, किसी को कोई डाउट यहां तक, इसमें कोई डाउट, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है अपने लिए वो भी, चलो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसी में। एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है अपना कि आप दो चार्जेस को ना एक वायर से, नॉन कंडक्टिंग वायर से हमने बांध दिया और इनको फ्री छोड़ दिया, तो क्या होगा, ठीक है जी। प्रॉब्लम क्या है अपना, क्वेश्चन है कि आपने दो चार्जेस लिए बेटा, दोनों को ना एक वायर, एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट वायर से आपने बांधा, ठीक है, दो सिमिलर चार्जेस को, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो सिमिलर चार्जेस को आपने एक ही पॉइंट पे दो वायर से लटका दिया, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। और कब तक सेपरेट होंगे दोनों एक दूसरे से, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नीट्यूड भी मैं सेम मान रहा हूं कि इस पे भी चार्ज था Q, इस पे भी चार्ज था Q, मास था इसका M, इसका भी मास था M, ठीक है। दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे वर्टिकल के साथ में, मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा अपना, थीटा, दोनों एंगल होंगे अपने थीटा और थीटा, तो हमें कैलकुलेट करना है थीटा की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनके बीच में क्या क्या कैलकुलेट करवा सकता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बताएगा, लेंथ बताएगा और मास बताएगा, और कुछ गिवन नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या कहेगा कि ये सेपरेट होंगे, उसके बाद पूछा जा सकता है कि थीटा क्या होगा, ये जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम में डिस्कशन करेगा सारा, विदाउट इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं पूछेगा इसमें, सारे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होंगे तो इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड क्वेश्चन, टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, थर्ड क्वेश्चन, इनके बीच में ये जो सेपरेशन है ना, ये सेपरेशन कितनी होगी, इस सेपरेशन को आप मान लो x, तो पूछा जा सकता है ये x कितनी होगी, ये तीन सवाल यहां से अपने बनते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों का डिस्कशन करते हैं, ठीक है बेटा। देखो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, रिपल्शन किस वजह से हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे, तो सीधी बात, नो बकवास, इसके ऊपर बेटा एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है,
ये कौन सा फोर्स होगा भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में? हाँ जी समझदार लोगों जल्दी बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा होगा? ये चार्ज, इसका मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, इस डायरेक्शन में इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इस डायरेक्शन में वेट बेटा, ग्रेविटी की वजह से इसका वेट, ठीक है। और इस तरफ भाई टेंशन भी तो होगी, टेंशन को ना भूलें कृपया करके, क्योंकि टेंशन नाम ही जिसका टेंशन है, अगर इसको भूल गए तो बहुत ज्यादा टेंशन देगी। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, अब देखो बेटा, हम इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम मान रहे हैं, ये जो दोनों है ना अभी इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो, इस पे भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। दोनों पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए डेफिनेटली नेट फोर्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेट फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब टेंशन ये होगी बेटा, इधर अपनी टेंशन जरा रिजोल्व कर ले अपन टेंशन को। ठीक है, टेंशन का एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा, एक कंपोनेंट आ गया इधर, क्योंकि ये एंगल क्या बनेगा अपना 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल बन गया 90 माइनस थीटा। अब तो रेजोल्यूशन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा और ये टी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इस चार्ज को मैं सेपरेट करके देखूं, इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा था टी साइन थीटा, इधर लगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर लग रहा था टी कॉस ऑफ थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में था इसका वेट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट। ठीक है, अब क्लियर है सभी को? विजिबल है सभी को ना? सारे अलग अलग सेपरेट करके बना दिया, इसके ऊपर जो जो फोर्सेस थे मैंने सारे यहां पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो बेटा इक्विलिब्रियम में है तो टी cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट एंड टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डिवाइड कर दें इसको इससे, तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या आएगा? एफ ई बाय डब्ल्यू। टेंजेंट थीटा क्या आ गया बेटा अपना? एफ ई बाय डब्ल्यू। टेंजेंट ऑफ थीटा मिल गया, तो थीटा मिल गया अपने को। ठीक है, दूसरा अपने को सेपरेशन भी निकालनी है। अब सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया सेपरेशन के लिए? कि आपको इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस है x अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? इस डिस्टेंस x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, क्या कहना है? ये डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे x? किसी के पास कोई आइडिया हो तो बता दो, मेरे पास तो भाई कोई आइडिया नहीं है। बेटा इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना ही चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेट फोर्स जीरो रख के हमने देखा टी कोस थीटा वेट के इक्वल होगा, टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन इसमें आपने खासियत देखी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा अब की बार? 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा भाई? कि क्यू 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 स्क्वायर अपॉन सेपरेशन इनके बीच में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान दे कृपया करके इस फॉर्मूला में बेटा, इस फॉर्मूला में अपने लिए एफ ई भी अननोन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अननोन है, क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू नहीं पता, एक्स की वैल्यू नहीं पता। कैलकुलेट कर लेते हैं यार, इतनी तो ज्योमेट्री आती है अपने को, है ना? इसको मिटाते हैं और ज्योमेट्री खेलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सारा ज्योमेट्री का खेल। देखो इस फिगर को जरा अपन दोबारा ड्रॉ करें, ये इधर, ये इधर, ठीक है, ये एंगल था थीटा, ये डिस्टेंस थी एल। बेटा ये डिस्टेंस x है तो ये कितनी बचेगी? x बाय 2। ये डिस्टेंस अपनी कितनी बच जाएगी? x बाय 2।
तो मैं यहां से जरा देखें अपन इसको क्या लिख सकते हैं अपन इसको, x/2 अपॉन l इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। x/2l इज इक्वल टू साइन थीटा, तो x इज इक्वल टू 2l साइन ऑफ थीटा। x कितना बच गया, 2l साइन थीटा। तो देखो बेटा अब क्या करो, आप यहीं रुक जाओ, यहीं से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे एफ ई में आप x की वैल्यू पुट करें अपनी, और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। x को भी हम ले आए थीटा की टर्म्स में, तो x भी अपने को पता चल गया कि भैया x कितना होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को जी? किसी को कोई डाउट? क्या क्या कैलकुलेट करना था अपन ने? थीटा कैलकुलेट कर लिया, टेंशन कैलकुलेट कर ली। टेंशन कितनी आएगी भाई? टेंशन तो सिंपली एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, टेंशन आ जाएगी एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर? हाँ जी, किसी को डाउट बेटा इसमें? किसी को कुछ पूछना हो इस प्रॉब्लम में? बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाले प्रॉब्लम के जैसा ही है, कुछ नया नहीं है इसमें भी। ठीक है, बस बताया है कि ये एक इस टाइप का भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसमें देखो आपको इक्विलिब्रियम का सोल्व करना आना चाहिए, इक्विलिब्रियम में क्या होता है। उसके बाद तो सारा खेल ऐसे ही है, हंसी मजाक का खेल है। फिर तो आप ज्योमेट्री यूज करो, ज्योमेट्री से होगा सारा आगे का पोर्शन सारा। ठीक है, क्लियर है? चलो मिटा देते हैं तो फिर इसको भी। हेडिंग डाले बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसा कि हम जानते हैं कि नीट वाले बच्चों के लिए तो ये इन्फिनाइटली इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। ठीक है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट सबके लिए, लेकिन नीट वाले तो घोट के पी जाएं गॉस लॉ को। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लें गॉस लॉ को, क्योंकि डेफिनेटली नीट में गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बिना गॉस लॉ अपना अधूरा है। ठीक है, फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं बेटा अपन? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? पर यूनिट एरिया। फ्लक्स का मतलब ही होता है पर यूनिट एरिया, चाहे वो कोई भी फ्लक्स क्यों ना हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है। ठीक है, एग्जांपल ले, जैसे ये बोर्ड है बेटा, इस बोर्ड को मैंने एक एरिया माना। ठीक है, और इस रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर जा रही है फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इस गिवन एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको मैं क्या कहूंगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। आप फील्ड लाइंस काउंट कर लो भाई, इस एरिया में से 1000 फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, तो इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 1000 यूनिट फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, डेफिनेशन लिखें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए given area, crossing a given area is defined as flux passing through that area। उसको हम क्या कहेंगे कि उस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स। आप काउंट कर लो, मैंने ये एरिया माना, बोर्ड को एरिया माना, इसको कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसको मैं डायरेक्टली क्या कह दूंगा? इसमें से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, अब देखो फ्लक्स को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, अब मैं यहां पे काउंट करने बैठूंगा भाई,
आपने ये एक एरिया माना और फील्ड लाइंस तो भाई बहुत ज्यादा होती है। रिपीट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं बेटा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a given area, passing through a given area is defined as flux passing through the given area, is defined as flux passing through the given area। ठीक है, अब बेटा मुझे इस एरिया में से ना फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मुझे इनडायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, फील्ड लाइंस काउंट करनी पड़ेंगी। मैं काउंट करने चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थोड़ी देर के बाद तो गिनती भूल जाएंगे। ठीक है ना, पहुंच के मान लो 1012 पे और फिर गिनती भुलवा दी, मम्मी ने कहा चाय बना ला, जाए पानी लिया, गिनती भूल गए। तो ऐसे तो क्या होगा बेटा, 12th का 1 साल फील्ड लाइंस काउंट करने में चला जाएगा। क्रैश कोर्स के 2 महीने भी फील्ड लाइंस काउंट करने में ही चले जाएंगे। और पता चला आखिरकार में कि एग्जामिनर ने फील्ड लाइन काउंट करने का पूछा ही नहीं, उसने तो सवाल कुछ और ही पूछ लिया। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो बेटा इम्पॉसिबल है कि आप किसी गिवन एरिया में से फील्ड लाइंस काउंट करें। क्यों? क्योंकि पहली बात, फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी लाइंस होती है। ढूंढ लो इमेजिनरी लाइंस को, कहां ढूंढोगे, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, सिर के बाल गिनने होते हैं ना, वो वाली कहानी होगी। यहाँ तो गिनते रहो कई साल तक। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच हमने डेवलप की कि मैं ये कोई गिवन एरिया मान लो भाई, ये एक सर्कुलर एरिया है, ठीक है, एक सर्कुलर एरिया है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेट, जैसे ये मेरा हाथ है ना, ये एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, और इसको ऐसे रख दिया मैंने, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कि इसका प्लेन जो है ना इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसको ऐसे रख दिया और इसमें से ना फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इधर को फील्ड लाइंस जा रही है, इधर को जा रही है भैया फील्ड लाइंस। ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको क्रॉस करके ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, रिंग ऐसे रखी भाई, इधर से फील्ड लाइंस आ रही है, इधर से ऐसे फील्ड लाइंस, इधर से एंटर कर रही है, इधर से बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस इसमें से। ठीक है, तो ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है। अब मान लो मैं इसमें कोई छोटा सा एरिया कंसिडर कर लूं, कोई बहुत छोटा, इसी के अंदर मैंने ये छोटा एरिया कंसिडर कर लिया बेटा, इस प्लेट के अंदर ये एक छोटा एरिया जिसको मैं बोल दूं DA, एक छोटा एरिया मान लिया DA, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मैं इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस छोटे एरिया में से कितना फ्लक्स पास होगा, उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज डिफाइंड एज d phi। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं बेटा phi से, क्योंकि मैं छोटा एरिया मान रहा हूं इसलिए मैं छोटा फ्लक्स d phi से डील कर रहा हूं। ठीक है, तो d phi क्या होगा अपना, इसका फॉर्मूला होता है E डॉट DA, E डॉट DA, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर आपने माना है ना, छोटा एरिया माना है, ये जो छोटा एरिया माना है, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या है, अब इस छोटे टुकड़े को जरा सेपरेट करके देख लेते हैं। ये बेटा छोटा टुकड़ा, ठीक है, इस तरफ है फील्ड, इस तरफ है अपनी फील्ड, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा। हम प्लेन बॉडीज का, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो पता होगा, किसी भी प्लेन बॉडी का एरिया वेक्टर किस तरफ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको जैसे ये एक स्क्वायर दे दिया, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया, ये तो इसका एरिया हो गया, और यही इसका प्लेन भी हो गया। भाई ये बोर्ड है, रेक्टेंगल है, ये वाइट जो स्पेस है ये सारा क्या है, इसका प्लेन है, ये वाइट स्पेस सारा इसका प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। एरिया वेक्टर हरदम बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर बॉडी के प्लेन के
परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस केस में देखो बेटा, ये अपनी बॉडी है, ठीक है, ये है इसका प्लेन, ये इसका प्लेन है, तो इसका एरिया वेक्टर इस मार्कर के डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए भाई, ये मार्कर की तरफ, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो भाई इसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ, ये आएगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इस छोटे एरिया को मैं सेपरेट करके देख रहा हूं बेटा, ये बॉडी का प्लेन, ठीक है ना, ऐसे रखी हुई है भाई बॉडी, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, डी ए वेक्टर। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। और अगर मैं इसको और रिजोल्व कर दूं बेटा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करो, तो एक कंपोनेंट क्या आ गया, ई साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर वाला क्या आएगा अपना, ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ई साइन थीटा और ई कॉस ऑफ थीटा। तो मैं फ्लक्स को क्या लिखूंगा बेटा, ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ई कॉस थीटा इंटू डी ए। कि एरिया को, एरिया की डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो लिख दो। इसका डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है कि फ्लक्स के लिए ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, फ्लक्स के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है। कौन सा कंपोनेंट, जो एरिया की डायरेक्शन में है, और वो कंपोनेंट क्या होगा, कोस थीटा। तो इसी को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, ई डॉट डी ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख देते हैं, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। ये वाला कंपोनेंट फ्लक्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, साइन थीटा वाला, इसका फ्लक्स में रोल क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका मैं समझाता हूं एग्जैक्टली क्या है इसका सीन। मान लो बेटा ये बोर्ड है, ठीक है, इधर से कोई फील्ड आ रही है, इधर से फील्ड लाइंस आ रही है, फील्ड लाइंस इधर से आई, तो इधर से इसमें एंटर की और इधर से बाहर निकल गई, इधर से बाहर निकल गई। ये फील्ड लाइंस इसके एरिया को कट नहीं करके गई, ये फील्ड लाइंस इसके एरिया को कट नहीं करके गई, क्योंकि एरिया तो इसका ये था। एरिया कट कब का होता, जब ये ऐसे होते, एरिया को पियर्स करके जाना था, लेकिन ये तो एरिया के पैरेलल निकल गई, ये फील्ड लाइंस तो एरिया के पैरेलल निकल गई। सिमिलरली यहां पे ऐसा था बेटा, ठीक है, आपने इस फील्ड के दो कंपोनेंट किए, एक ये और एक इधर, तो ये वाला कंपोनेंट तो बेटा एरिया के पैरेलल निकल गया, ये तो एरिया को पियर्स करके गया ही नहीं, ये तो एरिया को आर पार करके गया ही नहीं। तो इस वाले कंपोनेंट का फ्लक्स में कोई रोल नहीं होता। फ्लक्स में सिर्फ एक ही कंपोनेंट का रोल होता है, जो कंपोनेंट एरिया को पियर्स करके जाता है, एरिया को कट करके जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने स्पेशली यहां पे लिखा ई डॉट डी ए, या सीधी भाषा में याद रह जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ वो कंपोनेंट फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, या जो एरिया को कट करके जा रहा है। ठीक है, समझ आई सारी कहानी फ्लक्स की। इस छोटे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स मैंने क्या लिख दिया, ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब थीटा पे डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, थीटा जितना कम फ्लक्स उतना ज्यादा, क्योंकि थीटा कम होगा तो कोस थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा बढ़ेगा तो फ्लक्स ज्यादा। ठीक है, तो थीटा कम तो फ्लक्स ज्यादा, ज्यादा फ्लक्स के लिए थीटा कम कर दो। ठीक है, ये सब लिखो और उसके बाद एक टीएनटी में लिख ले बेटा, टीएनटी बना ले और उसमें लिख ले flux is due to component of electric field is due to
component of electric field in the direction of area vector, in the direction of area vector, सिर्फ उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, कंप्लीट फील्ड की वजह से फ्लक्स नहीं है। आप फील्ड को रिजोल्व करेंगे, सिर्फ वो कंपोनेंट फ्लक्स में लिखेंगे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसी में अगला पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ द बॉडी, पैरेलल टू प्लेन ऑफ द बॉडी और पैरेलल टू प्लेन ऑफ द बॉडी और परपेंडिकुलर टू एरिया, क्योंकि प्लेन के पैरेलल, भाई प्लेन के पैरेलल ये वाली लाइन देखो, ये लाइंस जो है ये प्लेन के पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर तो बाहर है, तो एरिया वेक्टर के क्या हो गया, अगर मैं इस बोर्ड के लिए देखूं, इस बोर्ड के लिए ये लाइंस इसके प्लेन के पैरेलल, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इनका फ्लक्स में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर डज नॉट पार्टिसिपेट इन या इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स, ठीक है। फील्ड का वो कंपोनेंट जो प्लेन के पैरेलल है या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, वो फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। तो चलो हो गया इसका डिटेल डिस्कशन फ्लक्स का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। इस छोटे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स बेटा अपन ने लिख दिया E डॉट dA। अगर आपको कंप्लीट बॉडी में से फ्लक्स चाहिए तो आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो फ्लक्स को, तो फाई इज इक्वल टू E डॉट dA का इंटीग्रल, दिस इज द रियल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। ये है भैया फ्लक्स का रियल फॉर्मूला, लेकिन हम सिचुएशन के हिसाब से अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, मैं मान लूं बेटा कि फील्ड कांस्टेंट है अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगी, तो फ्लक्स क्या होगा, E डॉट इंटीग्रल ऑफ dA, और एरिया का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, टोटल एरिया। तो हम इस फॉर्मूला को क्या लिख देते हैं, E डॉट A, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये वाला को, ठीक है। फाई इज इक्वल टू E डॉट A या EA cos ऑफ थीटा, बट ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो बिंदास बाहर निकालो, E टोटल एरिया लो इसका और cos थीटा लो और कैलकुलेट कर दो, ठीक है। केस 2, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, केस 2 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो क्या आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, बिल्कुल E डॉट D। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। जी जनाब, फ्लक्स क्लियर, बैठ गया दिमाग में फ्लक्स अच्छे से। अब तुम्हारा फ्लक्स बाहर तो नहीं निकल जाएगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इधर से एंटर कर रहा है ज्ञान का फ्लक्स और इधर से बाहर निकल रहा है ना, ऐसा नहीं करना, अपने फ्लक्स को संभाल के रखना है, ठीक है। जिस दिन जरूरत हो उस दिन निकालना है, अभी नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स करते हैं हम इससे रिलेटेड, फ्लक्स से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक थोड़ा स्पेशली मैं इसमें बता दूं, इसमें ना एक टाइप की प्रॉब्लम्स में थोड़ा उलझा दिया जाता है, ठीक है।
तो एक हेडिंग डाल के लिख लें, इफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड फील्ड इज गिवन, प्लेन एंड फील्ड इज गिवन, अगर प्लेन और फील्ड के बीच में एंगल दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बेटा अपने को तो ना फ्लक्स में एंगल किस किस के बीच में चाहिए होता है। जैसे मैं ये एक एग्जांपल लूं कि भाई ये अपना सर्कल है, सर्कुलर एरिया है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इधर से पास कर रही है फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में है, फील्ड अपनी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और अब क्या उसने क्या बताया कि फील्ड जो है ना उसने बना के ही दे दिया, ये बेटा इसका प्लेन हो गया, तो फील्ड ना इसके प्लेन के साथ एंगल बना रही है थीटा, फील्ड इसके प्लेन के साथ क्या एंगल बना रही है थीटा। अब की बार एरिया वेक्टर के साथ एंगल नहीं दिया, प्लेन के साथ में एंगल दे दिया गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अपने को तो देखो फ्लक्स के लिए एंगल किस किस के बीच में चाहिए होता है, ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए होता है। तो बस थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करनी है बेटा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, एरिया वेक्टर हरदम प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो भाई ये हो गया अपना एरिया वेक्टर, ये अपना एरिया वेक्टर आ गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना आएगा 90, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ये प्लस ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब क्या हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ई ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या ई ए साइन ऑफ थीटा, ई ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखा जाए, ये जनरली हम प्रॉब्लम में अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना, हम प्रॉब्लम ध्यान से नहीं पढ़ते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन में दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक सर्कुलर प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी या 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। तो हम क्या करेंगे, झट से वही एंगल ले लेंगे और सोल्व कर देंगे। लेकिन बेटा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हमें एंगल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में चाहिए होता है, फील्ड और प्लेन के बीच में नहीं चाहिए होता, ठीक है, समझ आया, डन, ठीक है। करें फिर कुछ प्रॉब्लम्स, तो लिखे बेटा सवाल, फिर छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहला ही सवाल है बेटा, बहुत मुश्किल सवाल है। ये एक प्लेन है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन है बेटा, ठीक है ना, ये ही इसका प्लेन है, यही इसका प्लेन है, और इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ऐसे, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ऐसे जा रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सच दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 60 वोल्ट पर मीटर, 60 वोल्ट पर मीटर, और स्क्वायर प्लेट का एरिया दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर प्लेट का एरिया दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 60 वोल्ट पर मीटर, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, बताइए इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, करें भाई सोल्व, आप लोगों के लिए ही है ये सवाल। करें ट्राई करें, कितना फ्लक्स पास होगा बताओ भाई, जवाब दो, कितना फ्लक्स पास होगा।
सब कुछ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एरिया वेक्टर गिवन है, थीटा भी गिवन है, पता नहीं थीटा क्या है, 60 डिग्री है कुछ एंगल, वो भी गिवन है। तो बताओ कितना फ्लक्स पास होने वाला है इसमें से। अरे भाई सांप सूंघ गया क्या? जवाब दीजिए, ट्राई कीजिए प्रॉब्लम को, अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़ा है। 600√3 बेटा, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। अगला व्यक्ति जवाब दे। आपने तो बेटा 100 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया गलत जवाब देके। मैं अगले व्यक्ति के, मैं सही उत्तर का जवाब कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। 600 बिल्कुल बेटा गलत है, एकदम गलत है, ये भी गलत है। अगला अगला प्राणी आए, जल्दी से उत्तर दे मुझे। क्या है? अरे 20 बच्चे बैठे हैं, जवाब 2 का ही आया अभी। सेम प्लेन में बेटा, दिख तो रहा है, मैंने तो कहीं कहा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्लेन में है। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, तो फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा फ्लक्स। फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा फ्लक्स। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सा जवाब है। भाई पैरेलल है तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ये सब वैल्यूज तो मजे लेने के लिए दे दी, क्या कैलकुलेट करना है? पैरेलल है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90, फ्लक्स जीरो। cos 90 क्या होता है? हमारे नंबरों के इक्वल। अगला सवाल लिखें, मैं डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, लिखें अगला सवाल, लेकिन यहां मैं लिख देता हूं, यहीं पे बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, फाइंड फाइंड फ्लक्स थ्रू square plate of area, square plate of area 2 meter square because of electric field E vector is equal to 2i cap plus 6j cap plus 4k cap। 2i cap plus 6j cap plus 4k cap if plate lies in yz plane, if plate lies in yz plane। बताइए भाई इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक स्क्वायर प्लेट है, उसका एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है उसमें से, जिसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ये बताया है कि प्लेन YZ प्लेन में लाई कर रही है, प्लेट जो है वो YZ प्लेन में लाई कर रही है, तो बताओ इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा? इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होगा? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, फ्लक्स में से अगर आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बताओ भाई कितना फ्लक्स पास होगा? आई एम वेटिंग। मुझे उम्मीद है कि अब क्या सही बच्चे सही उत्तर देंगे। हाँ जी बताइए जनाब। ईशा, साक्षी, वंशिता, और भी जो जो जवाब दे रहे थे सभी बच्चे ट्राई करें एटलीस्ट। कुसुम, सिया, सभी बच्चे बेटा ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करेंगे तभी पे आएगा आंसर आएगा भाई,
बैठे बैठे नहीं आएगा। 10 10 बेटा गलत जवाब है, बट ठीक है आपने ट्राई किया, इट्स ए गुड थिंग कि आपने ट्राई किया। 10 राइट आंसर नहीं है इसका। किसने जवाब दिया? मनीषा ने जवाब दिया 4, बिल्कुल सही है बेटा, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट तो मैं बताना ही भूल गया यार। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वोल्ट मीटर। फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल सही। देखो बेटा, प्लेट वाई जेड प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, आप एक्सिस बनाओ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो प्लेट ना, जैसे जेड एक्सिस बेटा बाहर की तरफ, अपना जेड एक्सिस इस तरफ है, ठीक है ना, इस तरफ है जेड एक्सिस। वाई जेड प्लेन ये वाला हो गया बेटा, वाई जेड प्लेन ये हो गया ना अपना, ये जो मेरा हाथ की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ये वाई जेड प्लेन हो गया। प्लेट इस प्लेन में रखी है, इस प्लेन में रखी है बेटा प्लेट, तो प्लेट का एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा भाई, एरिया वेक्टर इसका इस तरफ आएगा, आएगा ना एरिया वेक्टर इस तरफ। तो मैं इसके एरिया वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? 2 मीटर स्क्वायर आई कैप, मैग्नीट्यूड 2 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन आई कैप। ये समझ आया सभी को? एरिया वेक्टर मैंने कैसे लिखा? 2 मीटर स्क्वायर आई कैप, 2 मीटर स्क्वायर आई कैप। कोई परेशानी इसमें? भाई वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो एरिया वेक्टर बेटा इस तरफ आएगा, एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको पता है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बेटा फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट ए, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट कर दो अब क्या सीधा। ठीक है ना, फील्ड तो अपनी कांस्टेंट है बेटा, वेरिएबल तो है नहीं फील्ड, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दो। क्या आएगा? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 2 आई कैप। डॉट एरिया वेक्टर क्या है बेटा? 2 आई कैप। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, आई डॉट आई 1, तो 2 2 जा 4, तो फ्लक्स कितना आ गया बेटा? 4 वोल्ट मीटर। बाकी किसी का भी है नहीं, तो 0 आएंगे बाकी सारे। ठीक है, क्लियर है भाई? फाई इज इक्वल टू 4 वोल्ट मीटर। अगर सर इंटीग्रेट कर दे तब भी आ जाएगा आंसर। इंटीग्रेट बेटा करोगे आप किसके रेस्पेक्ट में? इंटीग्रेट करने के लिए आपको फंक्शन चाहिए ना, कि जिसके रेस्पेक्ट में ये वेरी कर रहा हो। कि भाई मान लो यहाँ पे 2x आई कैप लिखा होता, तो मैं इंटीग्रेट कर भी सकता था कि भाई x के साथ फील्ड चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो फील्ड किसी के साथ में चेंज हो ही नहीं रही, फील्ड किसी का फंक्शन है ही नहीं, फील्ड किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, तो आप इसको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते किसी भी हाल में। इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन होना चाहिए। आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर दो, 0 आ जाएगा आंसर। तो ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रल से बाहर ले आओ। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ आ गई भाई ये प्रॉब्लम? ठीक है, और करें ऐसी एक आध प्रॉब्लम और, टाइम है अभी तो। एक क्यूब वाला प्रॉब्लम बड़ा कॉमन होता है। क्यूब वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, ये क्यूब लिया बेटा आपने, क्यूब का, क्यूब प्रॉब्लम्स को हम देखें। एक क्यूब लिया, मैं क्यूब बहुत अच्छा बनाता हूं। वाओ, ऑसम। ये क्यूब लिया बेटा, और इस क्यूब के ना बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे आपने एक चार्ज रख दिया, क्यूब, स्मॉल क्यूब। आपने एक चार्ज रख दिया, स्मॉल क्यूब।
ठीक है, तो बताओ इसके हर फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। अरे ये सॉरी गोस लॉ का सवाल आ गया ये तो, चलो फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं इनका। ठीक है, इसके हर फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो बेटा देखो चार्ज सिमेट्रिकली जब रखा हो ना, वैसे तो गोस लॉ में दोबारा पढ़ेंगे अपन इसको, अगर चार्ज सिमेट्रिकली रखा हो तो हर फेस में से इक्वल फ्लक्स पास होगा, हर फेस में से इक्वल फ्लक्स पास होगा। तो मान लो टोटल फ्लक्स है 5, तो हर फेस में से कितना फ्लक्स पास होगा 5/6। ठीक है, गॉस लॉ में अपन इसको दोबारा डिस्कस करेंगे कि ये 5 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक गलती से मेरे को याद नहीं रहा कि गॉस लॉ पढ़ लिया कि नहीं अपन ने, अपन तो सिंपल फ्लक्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं ना विदाउट गॉस लॉ। विदाउट गॉस लॉ वाली एक और लिखें, क्यू। अभी तो बेटा हम क्यू का कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अभी तो कुछ इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहे, वो एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, क्यू नहीं होता वो। हाँ जी, एक और सवाल बेटा आपके पास, ये बड़ा अच्छा सवाल है, हेमिस्फीयर वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, हेमिस्फीयर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ये हम कर सकते हैं, ये अपना इससे रिलेटेड है। क्या आपको एक हेमिस्फीयर कटोरा अपना अपने घर में, वो कटोरा जिसमें हम सब्जी खाते हैं ना, वो वाला कटोरा, और ना पढ़े, मल्टीपर्पज होता है बेटा कटोरा अपना। ठीक है, सब्जी खाने के काम आ जाता है, दही खाने के काम आ जाता है, और अगर ना पढ़े तो मांगने के भी काम आ जाता है। ठीक है, तो वो मल्टीपर्पज कटोरा रखा है। ठीक है, इससे ज्यादा सुंदर नहीं बन पाएगा मेरे से। ठीक है, तो बेटा अब कटोरे को देखो सर, एक रिपीटेड क्वेश्चन था 2013 का, कौन सा था बेटा रिपीटेड क्वेश्चन, किससे रिलेटेड, मेरे को याद नहीं है, अभी आप याद दिला दे, मैं करवा दूंगा। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का, बिल्कुल बेटा, तो आप बता देना कौन सा क्वेश्चन है, आप मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर आपका डाउट हो तो आप सेंड कर देना, और अगर डाउट नहीं हो तो ट्राई कर लेना, और ट्राई करने के बाद ना आए तो मेरे को सेंड कर देना, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, बिटवीन टू बॉल्स पर, हाँ आया हुआ तो है प्रीवियस ईयर में, तो मुझे भी याद है, तो आप ट्राई कर लेना, आप वो वाला क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई कर ले बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ट्राई कर लें सभी बच्चे। हाँ मैं क्लास के एंड में लिख दूंगा, अपना नंबर अभी लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है बेटा 8901173028, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्याएं। ठीक है, आप मुझे, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम की सारी प्रॉब्लम्स एक ही तरीके से हो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट डील करने का तरीका सही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एक ये मैंने लिया हेमिस्फीयर जिसका रेडियस था आर, जिसका रेडियस था आर। ठीक है, ध्यान से समझे इस सवाल को, ये पूछा गया हुआ है सवाल, देखिए पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपसे दो सवाल पूछे, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू, पहला सवाल सर्कुलर, सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, दूसरा कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, और तीसरा नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, पूरे हेमिस्फीयर में से नेट फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर दे मुझे, सर्कुलर, भाई अपना जो कटोरा होता है उसका जो माउथ होता है, आगे से ये जो माउथ है ये सर्कुलर शेप का होता है बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फर्स्ट केस में बेटा फ्लक्स कितना आएगा, E डॉट ए, E डॉट ए, E डॉट ए, ठीक है ना, डॉट ए। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, अंदर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, प्लेन बेटा इसका इस तरफ, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन दो बनते हैं, एक इधर
और एक इधर, लेकिन हम कौन सा लेंगे, हम आउटवर्ड लेंगे। हम कौन सा लेंगे, आउटवर्ड लेंगे भैया। तो कितना आएगा, ई ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। तो ई ए कोस 180 डिग्री, और कोस 180 क्या होता है -1। तो फ्लक्स फर्स्ट सरफेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है बेटा, -E ए। सेकेंड बात करें कर्व्ड सरफेस की, कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, आप एक बात देखो, अगर हम सीधा सा समझिए, एक पाइप लिया आपने, ठीक है ना, एक पाइप लिया, इसका कितना भी कैसे भी शेप एंड साइज क्यों ना हो, ये इसका इनपुट था और ये था इसका आउटपुट पाइप का, ठीक है। इधर से पानी एंटर कर रहा है और इधर से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। एक बात मुझे समझाओ, अगर इधर से 2 लीटर पानी एंटर किया है, तो इधर से निकलेगा कितना, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि ये खुद तो पानी को रख नहीं लेगा, पी तो जाएगा नहीं, हमारी तरह भ्रष्टाचारी नहीं है ये, ना घूसखोर आदमी नहीं है ये भाई, ठीक है। जितना पानी एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओपनिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायमीटर, इसका डायमीटर चाहे कुछ भी हो, जितना पानी एंटर किया है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो सेम फंडा यहाँ पे बेटा, इसमें से फ्लक्स एंटर इतना किया है, तो इस सरफेस से उतना ही सारा का सारा बाहर निकलेगा, सारा का सारा बाहर निकलेगा। तो भैया अब की बार देखो, लेकिन बाहर निकलेगा, अब क्या एरिया वेक्टर इसका किस तरफ आएगा, इस तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके इक्वल ही होगा, मैग्नीट्यूड ई ए। तो सेकंड केस में बेटा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स कितना पास होगा, प्लस ई ए, प्लस ई ए, ठीक है, प्लस ई ए। और टोटल फ्लक्स देखो बेटा, माइनस ई ए प्लस ई ए, टोटल फ्लक्स क्या आ गया, 0, टोटल फ्लक्स 0, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसके साथ में हम एक चीज और लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला समझ आ गया सभी को, सर्कुलर सरफेस में जितना फ्लक्स एंटर किया माइनस ई ए, और हम फ्लक्स एंटरिंग को जनरली नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो एक टीएनटी बनाए और उसमें लिखें कुछ एक पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखे बेटा उसमें, फ्लक्स एंटरिंग इज जनरली टेकन एज नेगेटिव, is generally taken as a negative. Second point, flux leaving is generally taken as positive. Is generally taken as a positive. Flux leaving को हम positive लेंगे। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हम लिख लें, एक क्लोज सरफेस के लिए, कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे बेटा ये क्लोज सरफेस है 3D, क्लोज सरफेस मतलब 3D। फर्स्ट पॉइंट बेटा, फ्लक्स एंटरिंग इज जनरली टेकन एज नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, फ्लक्स लीविंग इज जनरली टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखें, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी, नेट फ्लक्स लिख लें, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड बॉडी इज ऑलवेज 0। एक क्लोज्ड बॉडी में से नेट फ्लक्स हरदम क्या होगा, 0, बिकॉज फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग। जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाता है, इसलिए नेट फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस के लिए, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। क्लोज सरफेस मतलब 3D बॉडीज के लिए, इट इज नॉट वैलिड फॉर 2D बॉडीज। कहीं यहां पे भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा दो कि ये बोर्ड है, इधर से फ्लक्स एंटर किया, दूसरी साइड से निकल गया, टोटल फ्लक्स तो 0 आ गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। ये क्लोज्ड बॉडी नहीं है, ये 2D बॉडीज है, 2D बॉडीज के लिए वैलिड नहीं, ठीक है।
तो जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी हो आपके पास, कुछ नहीं सोचना, बिंदास आंसर दो, नेट फ्लक्स 100% जीरो आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में रिपीट कर देता हूं क्या, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is always zero, is always zero, because flux entering is equal to flux leaving, जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही लीव। बिल्कुल बेटा सेम आएगा। अगर हेमिस्फीयर की जगह मैं कोण भी ले लूं ना, यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने कि सर आप कोण ले लें, मान लो बेटा मैं एक कोण ले लूं, ये एक कोण ले लिया आपने, इसमें मान लो इधर से कुछ फ्लक्स एंटर कर रहा था, तो एंटर करने वाला फ्लक्स आप इससे निकाल लो। ये बेटा कोण का बेस तो सर्कुलर ही होता है, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया फ्लक्स एंटरिंग। तो डेफिनेटली इस पूरे में से बाहर भी कितना निकलेगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर ही बाहर निकलेगा। बिंदास, कैलकुलेशंस की जरूरत ही नहीं है। कहीं हम सोचेंगे सर यहाँ पे तो हर जगह पे वेरिएबल एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ पे फील्ड इधर है, सर कैसे निकालेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। ये सवाल पूछे जाते हैं, ये लॉजिकल सवाल है। बिल्कुल आपको बताया जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसका रेडियस दिया जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, और सवाल क्या पूछेगा, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, कि कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो फ्लक्स एंटरिंग को नेगेटिव लेंगे, फ्लक्स लीविंग को पॉजिटिव लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि एंटर कर रहा है उसके साथ साइन नेगेटिव लगाएंगे, बाहर निकल रहा है उसके साथ साइन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई ये नहीं पूछेगा कि स्पेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, नहीं, कर्व्ड सरफेस में से पूछा जाएगा। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, हेमिस्फीयर, कोण हो गया, कोई भी आकृति दे दे ऐसी आपको, ठीक है ना, कोई भी चित्रकला दे दी जाए। ठीक है, समझ सभी को? आज के लिए काफी है इतना। ठीक है, चलो मुझे लगता है आज के लिए काफी है इतना। कल संडे है तो आपको मैं एक असाइनमेंट और दे दूंगा फ्लक्स से रिलेटेड ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, वो आप ट्राई करें। और आज शाम को 4 बजे से पहले पहले, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा जीरो आएगा, फ्लक्स एंटरिंग इज इक्वल टू फ्लक्स लीविंग। ठीक है, नेट फ्लक्स उसके लिए जीरो आएगा। नेट फ्लक्स तो सबके लिए ही जीरो रहेगा। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का भी हम देखेंगे, गोस लॉ में देखेंगे अपन सॉलिड स्फीयर को, उसको वहां पे डील करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा स्पेशल एलिमेंट है। तो आज शाम को 4 बजे 4 PM शार्प 4 PM डाउट सेशन होगा, लाइव डाउट सेशन होगा बेटा। ठीक है, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जूम ऐप के थ्रू ही आपने ज्वाइन करना होगा। वहां पे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधा डाउट सेशन में आ जाएंगे। ठीक है, 4 बजे स्टार्ट होगा डाउट सेशन आपका। उससे पहले पहले मुझे असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 के सभी बच्चे डाउट्स अपने भेज दें, और किसी का कोई और भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, वो भी भेज दें। ठीक है, आज की क्लास से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बता दें। ठीक है, हम सारे डाउट्स आज कोशिश करेंगे कि हम ये दोनों असाइनमेंट्स के डाउट हम समाप्त कर दें डाउट सेशन। ठीक है, एंडिंग है वो अभी अपना असाइनमेंट कवर कर लें। ठीक है जी, क्लियर? चलो ठीक है बेटा, तब तक के लिए सभी को बाय। किसी को कुछ डाउट हो तो बेटा चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें।